वेलकम टू क्लास। दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज और जिसमें हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट किया है। अब हम यूनिट 3 कर रहे हैं, मेजर इकोसिस्टम्स। इस मेजर इकोसिस्टम में हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ लिया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, डेजर्ट इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर, इकोटिक इकोसिस्टम, ये कुछ हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, राइट। और हम पढ़ते हैं आगे चल के फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड था ये सारा, टेम्पर्ड ओवर, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। यहाँ पर सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट हो गए थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये कवर हो गया था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम ये भी हो गया था कवर, राइट। अभी aquatic सिस्टम ये भी हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने देखो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया एक्वाटिक को। हमने 3 या 4 उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। देखो, एक होते हैं जो नीचे रहने वाली चीज, बिल्कुल अ, तल पे रहते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो ऊपर तैरते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक होते हैं जो इस रेत के भी अंदर रह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से उनको न्यूस्टन, पेरिस्टन, ठीक है, और प्लैंकटन, इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है इतने 5 पार्ट में, नेक्टर और बेंथोस। तो आपने सबके कुछ क्वालिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे पांचों को, जो इन्होंने कैरेक्टराइज किया है। प्लैंकेट तो ये हैं, ठीक है, जो फ्लोटर्स हैं, ठीक है, तैर रहे हैं, ठीक है, पी प्लैंकेट्स हो गए। सरफेस इंसेक्ट वगैरह ये सब दूसरे। टॉप लेयर्स क्यों क्या बोलते हैं, न्यूस्टन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूस्टन, से टॉप लेयर पे जो रहते होंगे उनको बोला गया न्यूस्टन। फ्लोटिंग को प्लैंकेट, ठीक है। और बेंथोस कौन है, जो बॉटम ड्वेलर्स हैं, बॉटम के अंदर, जैसे ये स्टारफिश जो बॉटम पे रहते हैं उनको बेंथोस बोला गया है। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने अपने ही उस पे ये नेक्टन ये बताया था। नेक्टन सबसे बड़ा वो है जिसमें छोटी छोटी 2 mm से लेकर के बड़ी से 2 mm होता है बहुत छोटा, और वेल मछली होती है बहुत बड़ी। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है स्विमर जो है वो नेक्टन में आता है। स्विमर मतलब सबसे ज्यादा कैटेगरीज के जो एनिमल्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। नेक्टन यही पढ़ा था हमने। नेक्टन देखो ये रहा, इस नेक्टन के बारे में हमने पढ़ा था ना, स्विमर्स। नहीं, वो क्या था, नेक्टन नहीं था, वो प्लैंटन था। ये प्लैंटन है, ये नेक्टन है। नेक्टन इसमें हमने पढ़ा था कि 2 mm लॉन्ग टू लार्जेस्ट एनिमल दैट हैव इन अ व्हेल, ब्लू व्हेल से भी तक जितनी बड़ी चीजें हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। बेंथोस कवर हो गया इसमें। और ये मैच द फ्लॉविंग था, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यहाँ से हमने कंटिन्यू करना था। जी जी, प्रीति जी बताएं कहाँ से करना था। चंचल जी, कल क्लास में थे आप लोग। सर यहीं से स्टार्ट करना है। जी, तो ठीक है। अब आप जो है रीडिंग करवाएं और फिर इसके बाद करते हैं। सर हम करें रीड। हाँ जी बिल्कुल। Freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem depends on the terrestrial ecosystem for large quantities of organic and inorganic matter, which are constantly added into them by the communities growing on nearby land. The freshwater ecosystem can be conventionally divided into two main divisions, Atlantic or standing on basin series ecosystem. Example of this division are lake, pools, ponds, swamps, and marshes. Second, lotic or running or channel series ecosystem. Example of the division are rivers, streams, and springs. These two freshwater ecosystems have been described in flowing section. Lake and inland depression containing standing water. They vary considerably in area and depth. Freshwater lakes of this earth hold 125 into 10 10 cube meter cube of water and have inflow as well as outflow.
In addition, they have various patterns of circulation within their boundaries, and so their water is not totally static. However, they do lack the constant linear and turbulent flow characteristics of the river, lakes, impoundments, and wetlands. Atlantic ecosystem include all the systems which have a static body of water. Lakes, impoundments, and wetlands are all Atlantic ecosystem. Let us see how they differ from each other. Now, Priyanshi, now you can explain. Freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem depends on the terrestrial ecosystem for large quantities of organic and inorganic matter. जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो डिपेंड होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे किस चीज के लिए फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के लिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है, which are constantly added into them by the communities growing on nearby land, जिसके अंदर वो constantly added करते रहते हैं जो आसपास growing होती है communities उसको. The freshwater ecosystem can be conveniently divided into two main division. हमारा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेन. फर्स्ट आता है लैंटिक जिसे हम लैनिस भी बोलते हैं या काम या स्टैंडिंग या बेसिन सीरीज इकोसिस्टम. एग्जांपल ऑफ दिस डिवीजन इस डिवीजन का एग्जांपल है जैसे लेक्स, पूल्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स और मार्शेस. सेकंड आता है लॉटिक जिससे जो लोटस से बना है मतलब वॉश्ड या रनिंग या चैनल सीरीज इकोसिस्टम. इसका एग्जांपल्स आ जाते हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स. These two freshwater ecosystem have been described in the following section. अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनका मतलब क्या होता है. Lakes are inland depressions containing standing water. जो lakes होती है वो inland होती है और वो standing water containing होती है. They vary considerably in area and depth. और वो vary करती है मतलब उनमें difference हो जाता है area और depth को लेकर. Freshwater lakes of this earth hold 125 into 10 power cube m cube of water. जो यहाँ की लेक्स है अर्थ की लेक्स है फ्रेश वाटर को अपने अंदर होल्ड कितना करती है 125 into 10 क्यूब मीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड हैव इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो. उसमें इनफ्लो भी है मतलब पानी का आना भी है और पानी का जाना भी है, आउटफ्लो भी है. इन एडिशन दे हैव वेरियस पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन विदिन देयर बाउंड्रीज. उनके एक एडिशन में उनके अलग अलग पैटर्न्स भी है जिसमें वो सर्कुलेट करते रहते हैं बाउंड्रीज के अंदर. एंड सो देयर वाटर इज नॉट टोटली स्टैटिक, जिसकी वजह से जो वाटर है वो स्टैटिक नहीं है टोटली. However, they do lack the constant linear or turbulent flow characteristics of the river. इसलिए वो लैक कर जाते हैं constant liner में, मतलब कांस्टेंट होने में वो कांस्टेंट नहीं है. अभी हमने ऊपर पढ़ा वो स्टैटिक टोटली नहीं है. और टर्बुलेंट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स, और वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेश वाटर लेक्स की वो टर्बुलेंट है. Lakes, impoundments and wetlands. Atlantic ecosystem include all those systems which have a static body of water. Atlantic ecosystem हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्टैटिक बॉडी वाटर की. Lakes, figure 3.4, box number 3.2. Impoundments and wetlands are all Atlantic ecosystem. जो हमारे lakes हैं, impoundments हैं और जो wetlands है ये हमारे सारे Atlantic ecosystem के अंदर आते हैं. Let us see how they differ from each other. अभी हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. सर ये रीड हो गया है लेक्स? नो, अभी ये रीड नहीं हुआ है. मैं मीनल जी को बुलाता हूँ. मीनल जी आप इसको रीड करें, आपने एंडिस किया था. Lakes. Most lakes occur in regions which have recently been subjected to geological changes, say within the past 2000 years.
However, a few lakes such as Lake Baikal in Russia and Lake Tanganyika in Africa are ancient and are estimated to have originated 20 million years ago. Case study: Loktek Lake is situated 38 kilometers south of Imphal city, the capital of Manipur state. The lake covers an area of about 286 square kilometers. Main water body of the lake is surrounded by shallow water which stagnates over a marsh swampland. The characteristic feature of the Loktek Lake is the presence of floating islands known as humdis. These are heterogeneous masses of soil, vegetation, and organic matter which occurs in all sizes from a few centimeters to about 2.5 meters. They occupy about two-thirds of the surface area of the lake. Yes. Yes, Priyanshi. Explain करना है. Yes, sir. Lakes. Most lakes occur in regions which have recently been subjected to geographical changes. जो हमारे लेक्स है जो रीजन्स में रहते हैं which have been recently been subjected to geographical changes, जो अभी recently geographical changes ने subject किया है, मतलब उन पे गौर डाला है, say within the past 20,000 years, जो कि 20,000 years past से है. However, a few lakes such as Lake Baikal in Russia, जैसे एक कुछ लेक्स है, जैसे जो एक लेक बेखाल है जो रशिया में है, और एक लेक टेंगियानिता जो अफ्रीका में है, आर एंशिएंट एंड आर एस्टिमेटेड टू हैव ओरिजिनेटेड 20 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, एंशिएंट है, और उनको मतलब जब वो ओरिजिनेट हुए, मतलब उनको ओरिजिनेट हुए हुए 20 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं. केस स्टडी Loktak Lake. Loktak Lake figure 3.5 is situated 38 kilometers south of Imphal city. जो हमारी Loktak Lake है वो 38 किलोमीटर साउथ की तरफ है जहाँ पर इम्फाल सिटी है. The capital of Manipur state, जो कि मणिपुर स्टेट की कैपिटल है. The lakes covers an area of about 286 स्क्वायर किलोमीटर. जो ये लोकटक लेक है इसने जो एरिया कवर कर रखा है वो 286 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रखा है. मेन वाटर बॉडी ऑफ द लेक इज सराउंडेड बाय शैलो वाटर. जो मेन वाटर बॉडी ऑफ द लेक, जो लेक की मेन वाटर बॉडी है वो सराउंडेड है शैलो वाटर से, विच स्टैग्नेंट्स ओवर अ मार्श स्वैम्पलैंड, जो कि स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब जो खराब जिसमें से स्मेल आने लग जाती है वो. The characteristic feature of the Loktak Lake is the presence of floating island known as plumdies. इस लोकटक लेक की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड पाया जाता है जिसे हम फमदीज के नाम से भी जानते हैं. These are heterogeneous masses of soil vegetation. ये जो हमारा प्लमदीज है ये heterogeneous masses है soil vegetation और organic matter का, which occur in all sizes from a few centimeters to about 2.5 meter, जो कि सारे sizes में होता है, जैसे few से सेंटीमीटर से लेके 2.5 मीटर तक. They occupy about 2/3 of the surface area of the lake. और इसने 2/3 मतलब 2/3 एरिया कवर कर रखा है लेक का. Free floating plants such as water hyacinth and partly decomposed roots and rhizomes contribute greatly to its development. जो हमारे floating plants होते हैं, free floating plants होते हैं, जैसे water hyacinth and partly decomposed root, वो क्या करते हैं, वो partly decompose कर देते हैं अपनी roots, मतलब छोड़ देते हैं अपनी roots, and rhizomes contribute greatly to its development. और जो rhizomes होते हैं वो उसके development में help करते हैं. The largest single mass of Pumbies occupies an area of 40 square kilometer. जो largest single mass है प्लम्बीज का, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है 40 square kilometer एरिया. constitutes Kebu Lanjo नेशनल पार्क, जो कि केब्यूट लैमजाओ नेशनल पार्क है. A number of streams originate from the hill ranges immediately to the west of the lake, and these streams flow directly into Loktak Lake.
जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारी जो ओरिजिनेट होती है हिल से, मतलब पहाड़ों से, इमीडिएटली टू द वेस्ट, जो कि वेस्ट से ऑफ द लेक, एंड दीज स्ट्रीम्स फ्लो डायरेक्टली इनटू लॉकटेक। वो जो स्ट्रीम्स है, वो जो हिल है, जो वो लेक्स है, वो सीधा लोकटेक लेक में जाके आती है, मतलब लॉकटेक लेक में आती है। द इनडायरेक्ट catchment area covers catchment of 5 important rivers, that is Imphal, Iril, Thobal, Sekmai and Khuga, and is spread over an area of 7,157 square kilometer। जो हमारा इनडायरेक्ट कैचमेंट एरिया है, जो कि कैचमेंट 5 इंपॉर्टेंट रिवर से कवर है, वो 5 इंपॉर्टेंट रिवर है, इम्फाल, इरिल, थोबल, सेकमई एंड खुगा, जो कि स्प्रेड हो रखा है ओवर एन एरिया। ये जो पांचों हमारी जो लेक्स हैं, ये हमारी कवर हो रखी हैं, इन्होंने इतना एरिया कवर कर रखा है, 7,157 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। The lake has been the source of water for generation of hydroelectric power, irrigation and water supply। जो हमारी लेक है, वो एक सोर्स ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इरिगेशन होता है और वाटर सप्लाई भी किया जाता है। A large population living around the lake depends upon the lake resources for subsistence। जो लेक के आसपास जो लार्ज पॉपुलेशन रहती है, वो लेक पे डिपेंड रहती है, लेक के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहती है अपने खाने पीने के लिए या पानी के लिए। द स्टेबल फूड ऑफ मणिपुर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द लोकटक लेक। The lake is rich in biodiversity and was designated as a wetland of international importance under Ramsar Convention in 1990। जो वहाँ का स्टेबल फूड है मणिपुर का, वो डायरेक्टली जो है वो लिंक करता है लॉकटेक लेक से। द लेक इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारी लेक है वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब उसमें बायोडाइवर्सिटी भर भर के है, एंड वो designated as a wetland of international importance, और वो उसको wetlands of international भी designate किया गया है। importance under रामसार convention in 1990, जो कि 1990 convention में है रामसार। The Kebiu Lamjao National Park in the southern part of the lake is home to the endangered Manipur bro। जो हमारा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, वो सर्दर्न पार्ट में है लेक के, जो कि एक मणिपुर के जो ब्रो हैं एंड टर्टल डियर हैं, जिनको हम संगाई भी बोलते हैं, उनका घर है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म हो रही है। The lake has been also the breeding ground of a number of riverine fishes and continues to be a vital fisheries resource। और जो लेक है हमारी, वो भी ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारी रिवराइन फिशेस का, जो रिवर्स पे रहती है, या कंटिन्यूज टू बी अ वाइटल फिशरी रिसोर्सेज, जो कि वाइटल फिशरी रिसोर्सेज भी है। It supports a significant population of migratory and resident water flow, जो कि सपोर्ट करता है पॉपुलेशन माइग्रेटरी की और रेजिडेंट वाटर फ्लो की। जी, यहाँ से कौन रीड करेंगे? इम्पाउंडमेंट से। यस, हाँ जी कशिश जी। Empowerment. They may be called off-stem or on-stem, depending on how these have been created. On-stem reservoirs. These are located in upland areas and are formed by damming a stretch of river or stream in a suitable river valley. In India, only these types of impoundment are found. Off-stem reservoirs are built in low and land areas by pumping water some distance from a river or from an underground source. Wetland are permanently and periodically water covered areas. They can be defined as submerged or saturated land, either artificially created or natural, and either periodically or permanently covered up to a depth of 6 meters by water, which may be fresh, brackish, or saline.
The wetlands may be classified into two categories. Inland wetland occur when inland is surrounded by land and contains fresh water, example bogs and swamps. Coastal wetlands occur near the coast and contain saline or brackish waters, example mangrove swamps, mangrove forests. Case study threats to wetland in Assam. Almost 40% of wetlands in Assam are under threat. A survey conducted by the Assam Remote Sensing Application Center ARSAC Guwahati and the Space Application Center Ahmedabad has revealed that 1,367 out of 3,513 wetlands in Assam are under survey create due to the invention of aquatic weeds and several development activities. The wetland of Assam form the greatest potential source of income for the state in terms of fisheries and tourism. Through the wetlands of Assam have the capacity of producing 5,000 of fish, around 20,000 of tea ये लिखा of होगा हेक्टेयर पर ईयर, 5000 हेक्टेयर पर ईयर. okay, of fish has to be imported to meet local demand. This is primarily due to poor wetland टन management. हेक्टेयर. तो फिर ये सर टी क्या है? जी जो ये 5,000 टी हेक्टेयर पर ईयर है, तो फिर ये टी क्या है? टन हेक्टेयर ईयर ऑफ फिश ओके, प्रोड्यूसिंग. टन होगा इतना टन, 5000 टन ओके, पर हेक्टेयर पर ईयर. ओके, चलिए प्रियांशी जी, नाउ यू कैन एक्सप्लेन. Impoundments. They may be called off steam or on steam depending on how these have been created. इनको हम off stem और on stem भी बोल सकते हैं, क्योंकि depending on how these have been created, जिस वजह से ये किस तरीके से बनाए गए उस वजह से इन्हें हम off stem और on stem भी बोल सकते हैं. On stem reservoirs, these are located in upland areas and are formed by damping a stretch of river or stem in a suitable river valley. जो हमारा on stem है वो मतलब रहते लोकेटेड है अपलैंड एरियाज में, जो ऊपर की तरफ एरियाज होते हैं, एंड आर फॉर्म बाय डैम्पिंग अ स्ट्रेच ऑफ रिवर, और जो कि बने हैं डैम्पिंग करते हुए रिवर की, डैम्पिंग अ स्ट्रेच ऑफ रिवर, जो रिवर का डैम्पिंग ऑफ स्ट्रेच हमने किया था, और स्ट्रीम इन अ सुटेबल रिवर वैली, और जो स्ट्रीम है सुटेबल रिवर वैली में उसको जब हमने करा तो ऑन स्टेम बने. इन इंडिया ओनली दीज टाइप्स ऑफ इम्पाउंडमेंट्स आर फाउंड. इंडिया में इसी तरीके के या इसी तरह के इम्पाउंडमेंट्स पाए जाते हैं. ऑफ स्टेम रिजर्वियर्स आर बिल्ट इन लो लैंड एरियाज. जो हमारे ऑफ स्टेम है वो लो लैंड एरिया में बने हुए हैं, बिल्ट हुए हैं एरियाज बाय पंपिंग वाटर सम डिस्टेंस, जो कि बने हुए हैं वाटर को पंप करते हुए किसी डिस्टेंस तक, फ्रॉम अ रिवर से, और फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स, किसी भी अंडरग्राउंड सोर्स से. Wetlands are permanently or periodically water covered areas. जो हमारे wetlands है वो permanently और periodically cover रहते हैं water से. They can't be defined as submerged or saturated land. उनको हम submerged या saturated land नहीं कह सकते, इधर artificially created और natural, और ना ही कि वो artificially created किए गए हैं कि natural है. And either periodically or permanently covered up to a depth of 6 meter. वो हमेशा periodically और permanently cover रहते हैं 6 meter की depth तक, मतलब उसमें 6 meter तक का पानी रहता है by water which may be fresh, brackish और saline. जो पानी है वो fresh भी हो सकता है, brackish भी हो सकता है और saline भी हो सकता है. The wetlands may be classified into two categories.
हम वेटलैंड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट आता है इनलैंड वाटर वेटलैंड्स. occur when inland is surrounded by land and contain fresh water, example bogs and swamps. inland water wetlands को हम क्या बोलते हैं, जो कि सराउंड किए जाते हैं किसी लैंड से और वो कंटेन करके रखते हैं फ्रेश वाटर अपने अंदर, जैसे कि बॉग्स और स्वैम्प्स, उसको हम इनलैंड वेटलैंड्स बोलते हैं. फिर आता है कोस्टल वेटलैंड्स. occur near the coast and contain saline or brackish water, example mangrove swamps, mangrove forest. फिर सेकंड आता है कोस्टल वेटलैंड्स. कोस्टल वेटलैंड्स कौन से होते हैं, जिनके आसपास कोस्ट होता है और वो कंटेन करते हैं सलाइन और ब्रैकिश वाटर. जैसे भी हमने पढ़ा इनलैंड वेटलैंड्स होते हैं उनमें सिर्फ फ्रेश वाटर होता है, सलाइन और ब्रैकिश नहीं होता. लेकिन कोस्टल वेटलैंड में सलाइन और ब्रैकिश वाटर होता है, इसमें फ्रेश वाटर नहीं होता. एग्जाम्पल मैंग्रोव स्वैम्प्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट. Case study threats to wetlands in Assam. Almost 40% of the wetlands in Assam are under threat. जो हमारे असम के wetlands है वो 40% threat में है. A survey conducted by the Assam Remote Sensing Application Center, ARSAC, Guwahati, and the Space Application Center, Ahmedabad, has revealed that 1,367 out of 35,013 wetlands in Assam are under severe threat due to the invention of aquatic weeds. जो हमारा सर्वे हुआ था असम में, जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने गुवाहाटी ने किया था और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने ये रिवील किया है कि हमारे जो 1367 है, 3513 में से जो वेटलैंड में से असम में, वो थ्रेट के अंदर है. सीवियर थ्रेट ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स. क्यों है वो थ्रेट में? क्योंकि एक्वेटिक वीड्स का इन्वेंशन हुआ है एंड सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी हैं, उसकी वजह से वो थ्रेट में है. The wetlands of Assam form the greatest potential source of income. जो असम के wetlands हैं वो सबसे ज्यादा potential source of income को फॉर्म करते हैं state for the state in the terms of fisheries and tourism. जो स्टेट को फिशरी और टूरिज्म की हेल्प से ज्यादा इनकम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. दो दी वेटलैंड्स ऑफ असम हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 5,000 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर. जो कि असम के वेटलैंड्स है उनमें कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की कि वो प्रोड्यूस कर सके 5,000 टन पर हेक्टेयर पर ईयर फिश. अराउंड 20,000 टन, मतलब इसको 20,000 टन वो फिश को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑफ फिश हैज टू बी imported to meet local demand. और इतनी जो फिश है वो इंपोर्ट की जाती हैं लोकल डिमांड पर. दिस इज प्राइमरी ड्यू टू पुअर वेटलैंड मैनेजमेंट. ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो वेटलैंड का मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा खराब है. जी, अब यहाँ से रीडिंग करनी है आपने. कौन रीड करेंगे? आप हैंड करके कर सकते हैं जब टॉपिक कंप्लीट हो, तो जिनको रीड करना है. जी, मिनल जी आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. कोई और स्टूडेंट अगर रीड करना चाहे? यस सन्नी जी. Lotic ecosystem. Rivers. The lotic or flowing water habitats, including rivers, streams, and brooks. The most outstanding feature of such habitat is the continuously flowing water, which molds the characteristics of the water bed and influence the distribution of organisms within. The two most important features are river are open. First, river are open or heterotrophic system, whereas lakes are closed or self-contained system, except for some gains or losses from flowing or outflowing streams. Second is nutrients in lake may be used several times, whereas in river at any point plant and animals must avail of temporarily available nutrients. Biota of rivers.
The biota of both the rapidly flowing and the slowly flowing section of the river are very distinct. Let us study the biota characteristic of rivers. A animal animal in the exposed rock surface habitat, only those organisms are found which have efficient mechanism for staying in one place. These include freshwater limpet larvae or water penny. Freshwater sponge are caddisflies. The microhabitat formed in the spaces between rock fragments in slightly sheltered hair stonefly and dragonfly, both of which are flattened and have behavioral adaptation to hold them in place. Climbing by sting to hard surface and orientate themselves along the current are found. स्क्रॉल कर दीजिए. Yes, Priyanshi ji. Yes, sir. Lactic ecosystem rivers. The lactic or flowing water habitats include rivers, streams and brooks. जो हमारा lactic या flowing water habitats होते हैं वो include करते हैं अपने अंदर rivers को, streams को और brooks को. The most outstanding feature of such habitat is the continuously flowing water. इसके जो outstanding feature है वो ये है habitat का कि इसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है which molds the characteristics of the water bed and influences the distribution of organism within. जो कि मोल्ड करता है वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को और इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को. द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट फीचर्स आर, अब जो दो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो ये हैं. रिवर आर ओपन और हिट्रोट्रॉपिक सिस्टम. जो रिवर होता है वो ओपन होती है और हिट्रोट्रॉपिक सिस्टम्स होती हैं. whereas lakes are closed और self contained system. और जो lakes होते हैं वो close होते हैं और वो self contained system होते हैं except for some gains or losses. और except जो कि वो gains होते हैं या losses होते हैं from inflowing और outflowing streams. जो उनसे जब वो inflow या outflow करते हैं उससे जो हमारा उनको gains और losses होते होंगे उसको छोड़कर, वरना वो self contained होते हैं. सेकंड आता है nutrients in a lake may be used several times. जो लेक्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम बहुत दिनों तक यूज करते हैं, सेवरल टाइम्स यूज कर सकते हैं. whereas in rivers at any point plants and animals must avail of temporarily available nutrients. उसी तरफ जो रिवर होती है उसमें एक पॉइंट पे आके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को टेम्परेली मान लेते हैं क्योंकि उसमें रिवर्स में कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जितने लेक में पाए जाते हैं उससे कम. Biota of rivers. The biota of both the rapidly flowing and the slowly flowing selections of the river are very distinct. जो हमारा biota है both, मतलब rapidly flowing जो तेज flow करता है और जो slow flow करता है section river का, वो बहुत ज़्यादा distinct है. Let us study the biota characteristics of river. अब हम biota characteristics river की पढ़ेंगे. First आता है animals. In the exposed rock surface habitats, only those organisms are found which have efficient mechanisms for staying in one place. In the exposed rock surface, जो हमारी exposed rock surface होती है, मतलब जैसे जो टूटे हुए पत्थरों के बीच में जो surface होती है वो बने होते हैं, वहां पर वो organism पाए जाते हैं which have efficient mechanisms, जिनके अंदर efficient mechanism होता है रहने का एक जगह पर. These include freshwater limpet. इनमें क्या इंक्लूड होते हैं, कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर लिम्पेट हो गया, लार्वे हो गया, वाटर पैनी हो गया जिन्हें हम राइफल बीचेस भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंजीज हो गया एंड कैडीज फ्लाइज हो गया. The microhabitat formed in the spaces between rock fragment is slightly sheltered. जो हमारा microhabitat हमने फॉर्म किया था स्पेस में, रॉक के बीच में जो स्पेस होती है उसमें, वो धीरे धीरे शेल्टर्ड होता जा रहा है. Here stonefly and dragonfly, both of which are flattened and have behavioral adaptation to hold them in place. जो ये stonefly है और जो dragonfly है दोनों वो flattened हो चुकी हैं और behavioral adaptation कर रही हैं ताकि वो जो shelter हो रहा है उसको hold on कर सके place में
जैसे दैट इज क्लिंजिंग बाय इंस्टिंक्ट टू हार्ड सरफेस, बार बार क्लिंज करने में हार्ड सरफेस पे, एंड ओरिएंटिंग देमसेल्फ अलोंग द करंट, और अपने आप को उनके साथ रखना, आर फाउंड, वो पाया जाता है। जी, रीडिंग करेंगे आप निशत जी, या फिर कशिश जी आप रीड करेंगे? जी आपने हैंड रेज किया है। रीड करूँ मैं? जी हाँ, कशिश जी आप कीजिए। इन द माइक्रो हैबिटेट से ना, है ना? जी इन द थोड़ा माइक्रो लाउडर, थोड़ा सा लाउडर, क्योंकि वॉइस कम आ रही है आपकी। microhabitat beneath rocks where current in a weak, animals such as annelids, platforms, clams, some snails species, and other insect larvae are found. In the rapidly flowing habitat, nectons occur only in areas where current is not too strong and include cold water fish species such as trout or salmon. In areas where the current is very strong, nectons are absent, and in such cases, the benthos may be many and vary and may form the entire community. Plant Among the plants, only small, well-attached forms such as sessile algae can survive here. Thus, due to the presence of only a few plants, the nutrient base for animals here is organic detritus washed into the river from the drainage area. ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कशिश जी, है ना? कशिश जी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा। In microhabitat beneath rocks, where जो माइक्रो हैबिटेट के जो रॉक्स होते हैं, वेयर करेंटिना इज अ वीक, जो कि वीक में एक बार जो है करंट देते हैं। एनिमल्स सच एज एनिलिड्स, जो कि एनिमल्स होते हैं उन्हें एनिलिड्स कहा जाता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, जो वॉर्म्स जो नहीं होते, जो कीड़े होते हैं, क्या कहते हैं ना, और क्लेम्स हो गए, सम स्नेल्स की जो स्पीशीज होती है, और एंड अदर इंसेक्ट, जो कि और जो इंसेक्ट पाए जाते हैं वो सब माइक्रो हैबिटेट में आते हैं। इन द रैपिडली फ्लोइंग हैबिटेट, जो कि रैपिडली हैबिटेट जो है फ्लो करते रहते हैं, नेक्टॉन अकर ओनली इन एरियाज वेयर करंट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। जो नेक्टॉन होता है, उसके जो एरिया में जो करंट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एंड इंक्लूड कोल्ड वाटर, और वो कोल्ड वाटर जो है उधर इंक्लूड होता है वाटर फिश स्पीशीज सच एज ट्राउट और सैल्मन। जो वाटर जो कि स्पीशीज, फिश की स्पीशीज होती है, वो कोल्ड वाटर में होती है इंक्लूड, तो उसमें ट्राउट और सैल्मन जो है आते हैं। इन एरियाज वेयर द करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नेक्टॉन आर एब्सेंट, वहाँ पे नेक्टॉन जो है एब्सेंट होते हैं। एंड इन सच केसेस द benthos may be many and vary and may from the entire community। जो benthos होते हैं वो उसमें आ सकते हैं और उसकी एंटायर कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। प्लांट्स among the plants only small well attached form, जो प्लांट्स होता है वो बहुत छोटा होता है, ओनली और वो वेल अटैच्ड होता है, सच एज सेसली एल्गी कैन सर्वाइव हियर। इसमें जो एल्गी सेसली एल्गी है, इसमें वो आता है और जो कि उधर सर्वाइव करता है। Thus, due to the presence of only a few plants, अब इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं वो ही प्रेजेंस होते हैं, द nutrient base for animals such here is an organic detritus, जो कि
जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड एनिमल्स आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक डिट्रिटियस हो गया, जिसे वॉश करके हमारे रिवर और ड्रेनेज एरिया से आता है, रिवर से ड्रेनेज एरिया में जाता है। हो गया।